हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीईटी का फर्स्ट मॉडल पेपर सॉल्यूशन कराने वाले हैं और इसी सीरीज में 10 मॉडल पेपर मैं आपको सोल्व कराने वाला हूं सीईटी का फुल लेंथ। कल की क्लास में मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि किस तरीके से हम पेपर को सोल्व कराने वाले हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, डेली हमारे टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप चैनल पर हम सीईटी का एक मॉडल पेपर 4 बजे प्रोवाइड कराएंगे और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन रात 9 बजे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। तो इसी सीरीज में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपको पता ही है कल सीईटी से नेगेटिव मार्किंग हट गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई ना करें। आप अगर 10 मॉडल पेपर और हर एक सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी कर लेते हैं तो आपकी सीटें आराम से कवर हो जाती है। बट जो जिस तरीके से उन्होंने नेगेटिव मार्किंग हटाई है, तो इस बार आपको जो पेपर का लेवल है वो एक उच्च स्तर पे देखने को मिल सकता है। जैसे कि अभी लास्ट टाइम एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जिस तरीके के क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं आउट ऑफ द सिलेबस तरीके से, तो वो पेपर क्वेश्चन भी आपको सीईटी में देखने को मिल सकते हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन को जो 1 महीना है उसमें बहुत अच्छी तरीके से कवर कर ले। जो आपके जो कोर सब्जेक्ट है उसे ध्यान में रखते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन प्लस एमसीक्यू निकालें। और इसी सीरीज में आज हम फर्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये मॉडल पेपर अच्छा लगता है तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में हमें फीडबैक दे के ज़रूर जाए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और इसी सीरीज का आज हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभा महल या मोती महल? तो मैं आपको बता देता हूँ, जो मोती महल है, मोती महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है, बल्कि मोती महल मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। मोती महल का निर्माण राजा सूरसिंह के द्वारा करवाया गया था। बाकी चित्तौड़गढ़ के अंदर विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभा महल का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा उनके शासनकाल 1433 से 68 के मध्य में करवाया गया था। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? सांबर, नाडोल, जालोर या रणथंभौर? तो ये आप सभी को पता है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है पर ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसलिए मैंने इसको यहाँ ऐड किया है। इसमें आप देख सकते हैं, जो अजमेर नगर की स्थापना से पहले जो चौहानों की राजधानी थी वो हमें देखने को मिलती है सांबर। सांबर का जो प्राचीन नाम है वो शाकंभरी था, शाकंभरी के नाम से जाना जाता था। और चौहानों की राजधानी थी वो शाकंभरी थी, वर्तमान में से सांबर कहते हैं। और जो अजमेर नगर की स्थापना थी वो जो चौहान शासक 23वें चौहान शासक अजयराज सेकंड है उनके द्वारा 1112 ईस्वी में करवाई गई थी और उसे अजमेरों के चौहानों की राजधानी घोषित किया था। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण के महीने में नहीं आता है? नागपंचमी, तीज, रक्षाबंधन या जन्माष्टमी? तो मैं आपको बता देता हूँ, जो जन्माष्टमी है वो श्रावण के महीने में नहीं आता है, बल्कि ये भाद्रपत्र के कृष्ण पक्ष में देखने को मिलता है। और जो नागपंचमी, तीज और रक्षाबंधन है वो श्रावण के महीने में आते हैं। इनकी सीरीज भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट में हमें देखने को मिलता है तीज का त्यौहार, उसके बाद हमें देखने को मिलती है नागपंचमी और फिर लास्ट में हमें देखने को मिलती है रक्षाबंधन। इस तरीके से ये श्रावण के महीने में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो मैं आपको बता देता हूँ, क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह थे। तख्त सिंह अंग्रेजों के प्रति वफादार थे और जो जोधपुर है उस राज्य की स्थापना राव जोधा के द्वारा 1459 ईस्वी में की गई थी। ये आपको पता है, ये बेसिक मैंने आपको यहाँ पे एक बार फिर इन्फॉर्म कर दिया है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन आज का। उसमें आप देख सकते हैं, राजस्थान के किस ऐतिहासिक स्मारक को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? तारागढ़ का किला, जंतर मंतर वेधशाला, आमेर की हवेली या हवा महल? तो मैं आपको बता देता हूँ, जो हेरिटेज सूची साइड है उसमें जंतर मंतर वेधशाला जयपुर में जो स्थित है उसको शामिल किया गया है। इसके अलावा राजस्थान के 8 स्थानों को इसमें जगह दी गई है, जिसमें आपको पता ही है 6 जो किले हैं राजस्थान के, गाजर मूली आम गाजर चीकू आम जिस ट्रिक से याद करते हैं वो 6 किले वो बता देता हूँ। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर, आमेर और गागरोन, ये 6 किलों को तो इन्होंने ऐड किया है। उसके अलावा 3 चीज़ों को और ऐड किया गया है। एक जंतर मंतर महल, उसको शामिल किया गया है जो वेधशाला है इसको। दूसरा, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान को भी राष्ट्रीय वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। और तीसरा, जयपुर की जो दीवार है, जयपुर का जो परकोटा है जिसका निर्माण
जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्ज़ा इस्माइल के द्वारा करवाया गया था, उस जयपुर शहर की दीवार को इसके अंदर ऐड किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? पुष्कर मेला, दशहरा मेला, भ्रतहरि मेला या केला देवी मेला। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है। इसका आंसर है केला देवी मेला। केला देवी मेले के अंदर लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। केला देवी मेला करौली के अंदर भरता है और कालीसी नदी के तट पर केला देवी का मंदिर स्थित है, जहाँ पर मेलों जो भक्त हैं उनके द्वारा लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा लक्की मेला आयोजित होता है, ये आपको ध्यान रखें। तो आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कराते हुए चल रहा हूँ, और एग्ज़ाम में आपको ये जो 10 मॉडल पेपर मैं सोल्व करा रहा हूँ, इसमें से आपको लगभग 70 से 80% क्वेश्चन टू द पॉइंट देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, 10 मॉडल पेपर का तो मैंने आपको प्रॉमिस किया है, जो तो मैं प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे मुझे एक व्यूज़ या है, एक यूज़र, एक स्टूडेंट ही देंगे, मैं 10 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अगर आपका प्रेम देखने को मिला, अगर आपका जो वीडियो पे कमेंट अच्छे आए, आपने बताया, तो हम इन्हें कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको हर एक सब्जेक्ट की जो कोर सब्जेक्ट जैसे इंडिया ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, साइंस, करंट और रीजनिंग, इन ये टॉपिक है, इनके एमसीक्यू प्लस कंप्यूटर, इनके एमसीक्यू भी मैं आपको कराने वाला हूँ, जिसमें सीईटी के पुराने क्वेश्चन प्लस उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जिससे आपके एग्ज़ाम में मदद मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा, प्रतापगढ़। तो ये भी आपको पता है, जो फड़ चित्रांकन है वो राजस्थान में भीलवाड़ा शहर में होता है। भीलवाड़ा शहर के अंदर आपको 30 फीट लंबी व 5 फीट चौड़ी पट्टी पर देवी देवताओं की, महानायकों की जो फड़ है वो बनाई जाती है। यहाँ पर सबसे अधिक राजस्थान में फड़ का चित्रांकन होता है भीलवाड़ा के अंदर। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दिलवाड़ा मंदिरों के समूह में डैश मंदिर है। कितने दिलवाड़ा मंदिरों के समूह में कितने मंदिर आते हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ, दिलवाड़ा मंदिर में 5 समूह आते हैं। 5 मंदिरों को समूह को दिलवाड़ा मंदिरों का समूह कहते हैं। वो 5 मंदिर कौन कौन से हैं? पहला विमल वसई का मंदिर होता है, जो भगवान आदिनाथ जो जैन तीर्थंकर है उनको समर्पित है। दूसरा लूणा वसई का मंदिर है, नेमिनाथ जी को समर्पित है। तीसरा पित्तलहार मंदिर है, आदिनाथ को। चौथा पार्श्वनाथ जी को। और लास्ट है महावीर स्वामी मंदिर, जो महावीर स्वामी तीर्थंकर को समर्पित है। और ये कहाँ पर है? तो ये माउंट आबू सिरोही में है, ये सब आपको पता होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जयपुर नगर की स्थापना के समय वहाँ का प्रमुख वास्तुकार, नगर नियोजक कौन था? मंडन मिश्र, विद्या भट्टाचार्य, राजवल्लभ या दीपक। तो ये आपको बता देता हूँ, जो मंडन था वो राणा कुंभा के काल में था, और विद्याधर भट्टाचार्य वो जयपुर नगर की स्थापना के समय वहाँ का प्रमुख वास्तुकार हमें देखने को मिलता है, जिन्होंने वास्तुशास्त्र के अनुसार जो जयपुर है उनको 9 हिस्सों में बांटकर इसका जो काम है वो 1727 में कंप्लीट किया था उनके द्वारा। और ये किस शासक के शासनकाल में था? तो ये सवाई जयसिंह सेकंड, जो कछावा राजवंश के शासक हैं, उनके शासनकाल में ये वास्तुकार वहाँ पे स्थित था। गणेश्वर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर। तो ये आपको पता ही है, सीकर। अगर यहाँ पे ऑप्शन में नीम का थाना होता है तो नीम का थाना होता है, क्योंकि नीम का थाना अब नया जिला बन चुका है, तो वो आंसर होता, पर यह नीम का थाना नहीं है, तो इसका ऑप्शन सीकर होगा। हनुमानगढ़ के अंदर हमें कालीबंगा, पीलीबंगा सभ्यता देखने को मिलती है, ये आपको देखना है। गणेश्वर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये नीम का थाना में स्थित है, कातली नदी के किनारे स्थित है। और इसका जो उत्खनन कार्य किया गया था वो 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा करवाया गया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल चुका है। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किसे कबीर के नाम से जाना जाता है? दादू दयाल, पाबूजी, गोगाजी, रामदेव जी। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो पाबूजी, रामदेव जी, गोगा जी ये लोक देवता है, और जो दादू दयाल है वो संत है, लोक संत। तो ये दादू दयाल राजस्थान के कबीर के नाम से प्रसिद्ध है। कबीर व नानक के अनुसार जिस तरीके से वो निर्गुण परंपरा के अनुयायी थे, उसी प्रकार से राजस्थान में जो दादू दयाल थे उनके द्वारा जो निर्गुण परंपरा थी उसका उपदेश दिया गया था, और हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने बल दिया था। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 11 क्वेश्चन हमें 12th क्वेश्चन देखने को मिलता है। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए सर्वप्रथम किसे भेजा था? तो इसकी ट्रिक्स आती है जमा भाटो, ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। जमा भाटो जैसे जलाल खां किरची,
माँ से मानसिंह, भ से भगवान दास, टो से टोडरमल। तो सर्वप्रथम किसे भेजा था? तो जैसे जलाल खान किरची को महाराणा प्रताप को समझाने के लिए बादशाह अकबर के द्वारा भेजा गया था, लेकिन इन चारों को ही महाराणा प्रताप इन चारों की बात को अस्वीकार कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, राजस्थान के कौन से तामपत्र से रानी कर्मावती के जौहर के प्रमाण मिलते हैं? आहाड़, खेरोदा, पुर या चिकली तामपत्र। तो ये हमें देखने को मिलते हैं पुर तामपत्र से हमें रानी कर्मावती के जौहर के प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो अन्य तामपत्र है इनसे हमें क्या देखने को मिलता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आहाड़ तामपत्र है उससे भीमदेव सेकंड की वंशावली जो शासक था उसके प्रमाण देखने को मिलते हैं और ये 1206 ईस्वी के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। चिकली से हमें किसानों के द्वारा लिए गए कर के बारे में पता लगता है, और जो खेरादा है उससे राणा कुंभा के द्वारा जो दान दक्षिणा दी गई थी उसका वर्णन हमें इस खेरोदा तामपत्र के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, राज विनोद का रचयिता कौन था? नरोत्तम, सदाशिव भट्ट, श्यामल दास या किशोर दास। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो राज विनोद है उसका जो रचयिता था वो सदाशिव भट्ट था। सदाशिव भट्ट जो बीकानेर के जो शासक थे महाराजा कल्याणमल उनका दरबारी विद्वान था, और जो राज विनोद है इसके अंदर हमें जो बीकानेर राज्य था, रियासत थी, उसका रहन सहन, वहाँ के लोगों का रीति रिवाज, खान पान और वहाँ की आर्थिक स्थिति इसके बारे में पता लगता है। सदाशिव राज विनोद का लेखक था और महाराजा कल्याणमल के दरबारी कवि था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? एके आंदोलन, शुद्धि आंदोलन, भगत आंदोलन या जनजातीय आंदोलन। तो आप सभी को बताएं, गुरु गोविंद गिरी के द्वारा भीलों में सामाजिक जागरूकता उत्पन्न, धार्मिक समाज सुधार के लिए एक आंदोलन की चलाया गया था जिसे भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उस समय जो भील थे उनके अंदर शराब, मांस और हत्या जैसी बहुत तरह की कुप्रथाएं या बीमारियां, बुराइयां देखने को मिलती। उस वजह से गुरु गोविंद गिरी ने उनको उद्देशित किया और उनके अंदर धार्मिक सुधार के लिए एक आंदोलन चलाया जिसे भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और 1913 में मानगढ़ जो पहाड़ी थी वहाँ पर उनके द्वारा भीलों को इकट्ठा किया गया था और वहाँ पे उपदेश दिए गए थे, लेकिन वहाँ पर जो मेवाड़ भील कोर है, उदयपुर की जो सेना थी, उनके द्वारा 15 गोलियां चला दी गई जिसमें 1500 भील की हत्या हो जाती है और वो मानगढ़ पहाड़ी नरसंहार के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान देना है। एक आंदोलन मोतीलाल तेजावत ने चलाया था कोलियारी के अंदर, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? सी हीरालाल शास्त्री, घनश्याम दास बिड़ला, जमनालाल बजाज या कपूरचंद पाटनी। तो ये है ये जमनालाल बजाज के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। सबसे फर्स्ट में आपको ध्यान रखना है, जो जयपुर राज्य प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1931 के अंदर हुई थी, ये ध्यान देना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और जो उसके जो स्थापना की थी वो कपूरचंद पाटनी के द्वारा की गई थी। कपूरचंद पाटनी तो जयपुर राज्य मंडल की स्थापना 1931 में की थी, पर जो इसका फर्स्ट अधिवेशन हुआ था 1938 में जयपुर के अंदर ही हुआ था। उस अधिवेशन की अध्यक्षता सेठ जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान देना। उसके बाद आप देख सकते हैं, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किसको सौंपा, किस सरकार को सौंपा? मध्य प्रदेश, बम्बई, गुजरात, राजस्थान। तो ये आपको पता ही है, बम्बई एकमात्र थी जहाँ पे बम्बई जो सरकार थी उसको जो सिरोही का प्रशासन था वो सौंप दिया गया था। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, वागड़ के गांधी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? माणिक्यलाल वर्मा, शोभालाल गुप्ता, भोगीलाल पांडे या भूरेलाल व्याह। तो जो डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी वो भोगीलाल पांडे के द्वारा की गई थी और इन्हें वागड़ के गांधी के नाम से ये मशहूर हुए। उसके अलावा जो पूरे ऑल ओवर राजस्थान का जो गांधी कहा जाता है वो गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। और जो भोगीलाल पांडे है इनके द्वारा डूंगरपुर प्रजामंडल प्लस वागड़ सेवा संघ, हरिजन समिति और वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की गई थी, जो आपको प्रजामंडल के अंदर पढ़ने को भी मिलता है। और जो राजस्थान का गांधी है गोकुल भाई भट्ट, ये भी एग्जाम में आ चुका है, तो ये भी आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना है। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ नगेंद्र बाला किस शहर से संबंधित थे? जयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर। तो जो नगेंद्र बाला जो राजनीतिज्ञ थे स्वतंत्रता के समय वो कोटा रियासत से संबंधित थे, ठीक है।
और जो इनकी मृत्यु है वो अभी 2010 में हाल ही में हुई है। और इनका जो जन्म हुआ था 13 सितंबर 1926 के अंदर कोटा राज्य के अंदर ही हुआ था। इन्होंने आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और मैं बता देता हूँ, जो नगेंद्र बाला है ये महिला है, इनके नाम से आप कन्फ्यूजन ना हो। ये क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में जो महिलाओं की जो भूमिका है उसमें देखने को मिलता है। तो ये प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जो कोटा के रहने वाली थी। इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद 20वां क्वेश्चन, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सिर, माथा, नाक या गर्दन? तो मैं आपको बता देता हूँ, जो चंपाकली आभूषण है वो गर्दन पे पहना जाता है। और गर्दन के जो अन्य आभूषण है उसमें आपको देखने को मिलता है हसली, कथला, मानिक माला, झाला, चीड़ा। ये हसली, कथला, मानिक माला, झाला, चीड़ा ये गर्दन के अन्य आभूषण हैं। और जो माथे हैं, माथे पर आपको आभूषण देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है शीश फूल और कदरी। शीश फूल और कदरी दो आभूषण आपको माथे के देखने को मिलते हैं। और ये जो चंपाकली है ये एग्ज़ाम में भी कई बार आ जाएगा और ये इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो जो बूंदी, टोंक, जयपुर, जालोर, टोंक, जयपुर, चित्तौड़गढ़ और जालोर, इसमें से किस ज़िले में स्थित है? तो जो बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य है वो हमें देखने को मिलता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ के अंदर हमें जो बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य है वो 50 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। और इसके अंदर हमें चीता, हिरण और जंगली सुअर, नेवले अधिक प्रधानता इसके अंदर देखने को मिलती है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ, कौन से ज़िले में स्थित है? उदयपुर, कोटा, बूंदी, सिरोही। ज़्यादातर जो ऑप्शन लगाते हैं वो कोटा लगाते हैं, पर इसका ऑप्शन कोटा नहीं बूंदी आता है। बूंदी व +12 का कुछ क्षेत्र के अंदर ही हमें देखने को मिलता है। और इसको जो विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य है इसको जो पर्यावरण और जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है सेंट्रल का, उसके द्वारा 52वां और राजस्थान का 74 टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ये आपको ध्यान देना है। इसमें भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य से भी। लेटेस्ट में इसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा देश का 52वां और राजस्थान का 74 टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। भारतीय वन नीति के अनुसार अरावली पहाड़ियाँ कितनी प्रतिशत वन आच्छादित होनी चाहिए? 33%, 20%, 65% या 50%? तो भारतीय वन नीति है, अरावली का जो क्षेत्र है वो भारतीय वन नीति के अनुसार 65% वन आच्छादित होनी चाहिए। 65% में हमें जो क्षेत्र है वो हमें अरावली का मिलता है। उसमें भी अंदर हम देखते हैं तो जो पर्वतीय क्षेत्र है वो 60% से अधिक वन पर भाग होना चाहिए। और जो 65% है वो वन का होना चाहिए। ठीक है, जो पर्वतीय वो है वो तो 60% भाग होना चाहिए। और जो वन का क्षेत्र है वो 65% होना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा गया वनाच्छादित, तो अगर यहाँ पर्वत आता तो यहाँ पे 60% ऑप्शन होता, और अगर यहाँ वनाच्छादित वन है तो ये 65% हमें देखने को मिलता है अभी नए रिपोर्ट के अनुसार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा केर व थोर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास क्षेत्र है? केर व थोर ये दो तरीके के जो पौधे हैं, एक तरीके से वनस्पति है। इनका जो फेमस जो प्राकृतिक निवास क्षेत्र है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? पर्वतीय वर्षा क्षेत्र, रेतीले मैदान, जलीय जमाव क्षेत्र। तो ये रेगिस्तान में पाए जाते हैं, रेतीला मैदान, ये इसका ऑप्शन है। रेगिस्तान में पाए जाते हैं। और जो ऊँट रहते हैं, जो ये थोर है, ऊँट का प्रिय भोजन रहता है। और इसके अलावा जो रेगिस्तान है उसमें अपन को खेजड़ी जो फेमस है, कैक्टस, सेवण घास, ये भी हमें देखने को मिलती है। और जो थोर है वो राजस्थान के जो रेगिस्तान है उसके अंदर जो ऊँट है उसका प्रमुख भोजन भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा लिथोसोलस भी कहलाती है? दोमट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा, ये लाल मृदा। तो इसका जो ऑप्शन हमें देखने को मिलता है पर्वतीय मृदा। पर्वत है जो अरावली का क्षेत्र है उसके अंदर जो पर्वत है, पर्वत के अंदर पाई जाने वाली मृदा लिथोसोलस के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान देना है। और जो मिट्टी है उनको 8 प्रकारों में बांटा जाता है। जो रेगिस्तान है, भूरी, सीरोजोसमस, उसके अंदर हमें जो सीरोजोमस है वो रेगिस्तान के अंदर देखने को मिलती है। और जो पहाड़ी के अंदर देखने को मिलती है उसको लिथोसोलस कहते हैं, जो यहाँ पे आंसर ऑप्शन है वो भी देखने को मिलती है। ये कहाँ पे मिलती है? तो ये जो पाली, सिरोही, उदयपुर, नागौर का जो बेल्ट है जहाँ पे हमें जो ये देखने को मिलती है अरावली, वहाँ पे देखने को मिलती है। इसका जो रंग हमें देखने को मिलता है लाल, पीली, भूरी रंग की हमें देखने को मिलती है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा BSHW प्रकार की जलवायु दर्शाता है। तो जो जिस प्रकार से जो एक वैज्ञानिक थे, मौसम वैज्ञानिक कोपेन के द्वारा राजस्थान के वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा गया था, उसी 4 में से ये पूछ रहा है कि BSHW है उसको कौन से उसमें दर्शाता है। जालोर, गंगानगर, बीकानेर, डूंगरपुर। तो BSHW जालोर के अंदर दर्शाता है। इसके अलावा जो है BSHW उसमें अन्य कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो इसके अंदर जालोर, बाड़मेर, चूरू, सिरोही, सीकर, पाली, नागौर, जोधपुर, झुंझुनू, ये जो ज़िले हैं ये हमें देखने को मिलते हैं और यहाँ पे 20 से 40 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा हमें देखने को मिलती है। तो ये हमें देखना है। उसके अलावा जो इनने 2 और 3 वर्गीकरण बताए हैं, एक तो BSHW, एक AW के अंदर हमें जो ज़िले देखने को मिलते हैं वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो बेल्ट है नीचे का बिल्कुल वही डूंगरपुर बांसवाड़ा का हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा एक और इन्होंने वर्गीकरण है थर्ड तरह का, वो देखने को मिलता है BW, H और W, सॉरी कैपिटल W आता है इसमें। इसके अंदर हमें जो देखने को मिलता है जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर जो रेगिस्तानी वाला क्षेत्र है वो देखने को मिलता है। और एक CWG के नाम से भी है। CWG लास्ट जो वर्गीकरण है जलवायु वर्गीकरण कोपेन के द्वारा, उसके अंदर इन्होंने जो अरावली का जो क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी लास्ट वाला क्षेत्र वो इसके अंदर ऐड किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जाखम, माही, इरू ये 3 नदियाँ राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले का निरूपण करती है। उदयपुर, टोंक, प्रतापगढ़ या करौली। तो जो ये मैं आपको बता देता हूँ, जो माही है, माही की सहायक नदी हमें देखने को मिलती है सोम, जाखम, ईरू। और जो सोम, जाखम, ईरू है वो माही की सहायक नदी है और ये हमें कहाँ पे निरूपण करते हुए दिखती है, तो ये प्रतापगढ़ में हमें देखने को मिलती है। प्रतापगढ़ जिले में ये हमें तीनों नदी देखने को मिलती है। बाकी ये जो माही की सहायक नदी है मैं आपको बता देता हूँ, जो इसका उद्गम है वो मध्य प्रदेश से होता है और ये बांसवाड़ा में बह के माही नदी वापस गुजरात की तरफ गुजरात में चली जाती है और वहाँ से अरब सागर में चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थॉर्नवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है। मैंने आपको बताया राजस्थान की जलवायु में 2 वैज्ञानिकों के वर्गीकरण चलते हैं, एक तो कोपेन के और एक थॉर्नवेट के। उन्होंने अलग अलग प्रकार से बांटा है। थॉर्नवेट ने भी 4 प्रकार के वर्गीकरण में बांटा है। अब बांसवाड़ा और डूंगरपुर है वो किस में आता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो बांसवाड़ा डूंगरपुर है वो CAW में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा ये वाला क्षेत्र ये देखने को मिलता है। इनका दूसरा वर्गीकरण देखने को मिलता है DAW के अंदर हमें जो देखने को मिलते हैं जिले, एक तो सिरोही देखने को मिलता है। सिरोही का जो पूर्वी क्षेत्र है, सॉरी जालोर का जो पूर्वी क्षेत्र है, टोंक, पाली, अजमेर, ये हमें DAW के अंदर देखने को मिलता है। और EAW है, इसके अंदर हमें रेगिस्तान का क्षेत्र देखने को मिलता है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और दक्षिणी बीकानेर का कुछ क्षेत्र हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। DBW है, थॉर्नवेट ने जो DBW के अंदर जो DAW उसके अंदर जो बांटे हैं उसमें हमें गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ और बीकानेर के क्षेत्र हमें देखने को मिलता है DBW के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है। काकनी नदी, कातली नदी, मेंथा नदी है, जाखम नदी। तो जो काकनी नदी है ये एक आंतरिक प्रवाह की नदी है। इसको जो राजस्थान है उसमें स्थानीय भाषा में मसूरदी के नाम से जाना जाता है और इसका जो उद्गम होता है जैसलमेर ज़िले में कोहटारी पहाड़ी है, वहाँ से इसका उद्गम होता है और 17 किलोमीटर तक इसकी लंबाई रहती है। वहाँ तक तो इसको काकनी कहा जाता है और इसी में इसकी जो स्थानीय भाषा के लोग इसको मसूरदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में नदी नहीं है। अजमेर, चूरू, गंगानगर, झुंझुनू। तो ये बहुत क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर कंफ्यूज करता है, किस ज़िले में नदी नहीं है। एकमात्र ज़िला तो वो चूरू है। चूरू राजस्थान का एकमात्र ज़िला है जहाँ पे हमें कोई नदी नहीं देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन आप रट लीजिए, ये क्वेश्चन के आने की संभावना ज़्यादातर रहती है। लेकिन इसके अलावा मैं एक बात और आपको बता देता हूँ, जो बीकानेर से कातली नदी निकलती है जहाँ पर हमें जो सभ्यता देखने को मिलती है गणेश्वर सभ्यता, वो बरसात के टाइम में थोड़े टाइम के लिए चूरू में आती है बट वो स्थायी नहीं रहती है। तो एकमात्र शहर चूरू है जहाँ से कोई नदी हमें देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 56 बेसिन निम्नलिखित में से राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, पाली, सिरोही, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़, बूंदी, कोटा। तो मैं आपके बता देता हूँ, जो राजस्थान है, राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उसमें जो 56 का बेतान है वो पठार के अंदर आता है, हाड़ौती के पठार के अंदर या दक्षिण पूर्वी पठार उसके अंदर देखने को मिलता है। तो ये इस तरफ आता है। तो इस तरफ के जो जिले में देखने को मिलते हैं झालावाड़, बूंदी, कोटा, ये हमें देखने को मिलते हैं।
मैंने ज्योग्राफी की क्लास में भी आपको बहुत अच्छे से बताया था। जो चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर के जो ज़िले हैं, झालावाड़, बूंदी, कोटा, ये वाले ज़िले हैं, इसमें छप्पन का बेसिन हमें देखने को मिलता है। बेराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? अलवर, अजमेर, जयपुर, टोंक। तो मैं आपको बता देता हूँ, बेराट सभ्यता है, उसके बारे में जिला पूछ रहा है, कौन सा जिला संबंधित नहीं है? तो अजमेर इससे संबंधित नहीं है। जयपुर, टोंक, अलवर, ये जो जिले हैं ये आपस में मिले हुए हैं और इनके आसपास के क्षेत्र में ही बेराट सभ्यता का विकास हुआ था। और इसके अलावा बेराट सभ्यता के बारे में बता देता हूँ। बेराट सभ्यता को ग्रंथों में विराटनगर के नाम से जाना जाता था और इसकी जो राजधानी थी वो मत्स्य थी और इसका जो विस्तार था वो जयपुर, अलवर, टोंक, भरतपुर, दौसा के जो क्षेत्र थे उसमें देखने को मिलता है, अजमेर में नहीं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की 1.5 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान से लगती है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हर एक रेयर स्टूडेंट को आता है। बेसिक है, 1070 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा। और जो राजस्थान की सीमा पे जो ज़िले लगते हैं, बाड़मेर, जालौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर प्लस फलोदी, वो इसमें देखने को मिलते हैं जो सीमा लगाते हैं। अभी फलोदी अब ऑफिशियली रूप से ऐड हो चुका है। राजस्थान का कौन सा जिला IWRM के लिए चयनित नहीं था? तो IWRM है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये एक तरीके से इसकी जो फुल फॉर्म देखने को मिलती है हिंदी में, एकीकृत जल संस्थान प्रबंधन, ये इसकी फुल फॉर्म देखने को मिलती है। अब राजस्थान में कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं था? पाली, सीकर, चूरू, जयपुर। तो जो जयपुर का जो क्षेत्र है वो इसके अंदर शामिल नहीं है। बाकी पाली, सीकर और चूरू ये ज़िले हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये आपको देखना है, यहाँ पानी की सबसे ज़्यादा कमी है, इस वजह से इनको इसके अंदर ऐड किया गया है, लेकिन इसके अंदर जयपुर को ऐड नहीं किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी तहसील के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना निर्मित की गई है? बीसलपुर परियोजना, जाखम परियोजना, जवाई परियोजना, गूढ़ा परियोजना। तो मैं बता देता हूँ, जो बूंदी है, बूंदी के अंदर गूढ़ा परियोजना का निर्माण किया गया था। इसके जो गूढ़ा परियोजना है उसकी 1988 में इसका निर्माण किया गया था और यहाँ पे कच्चे पाल पर एक बांध का निर्माण करवाया गया था, जिसके अंदर हमें 28 गेट और इसकी जो क्षमता हमें देखने को मिलती है वो 40 फीट की हमें इसके अंदर क्षमता देखने को मिलती है। चूले जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना है? तो चूले जलप्रपात है, उसके अंदर कौन सा बांध बना है? जवाहर सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर या नागल बांध। तो इसके अंदर जो हमें देखने को मिलता है राणा प्रताप सागर बांध हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। चूले जलप्रपात के अंदर 1.5 किलोमीटर की दूरी के नीचे हमें ये देखने को मिलता है और ये बांध चंबल नदी पर बंधा हुआ है और जो चंबल नदी है वो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, ये हमें ध्यान रखना है। कॉकरेज देश की एक नस्ल है, ऊँट की, बकरी की, भैंस की, गाय की। कॉकरेज किसकी नस्ल है? तो मैं आपको बता देता हूँ, जो कॉकरेज है वो गाय की नस्ल है, गाय की एक नस्ल है। जो गाय है उस गाय का जो मुंह है वो छोटा प्लस चौड़ा देखने को मिलता है, इस तरीके की ये नस्ल है, वो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सबसे बड़ा है? फर्स्ट ए, थर्ड ए, फोर्थ ए या फिफ्थ? तो इसका जो ऑप्शन हमें देखने को मिलता है फर्स्ट ए राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है, जो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है 4.74 मीटर हेक्टेयर में हमें देखने को मिलता है, मिली हेक्टेयर में। और जो थर्ड ए है इसका अंदर हमें देखने को मिलता है 3.96 मिली हेक्टेयर। और जो फोर्थ ए हमें देखने को मिलता है 3.36 मिली हेक्टेयर। फिफ्थ 2.70 मिली हेक्टेयर हमें देखने को मिलता है, जो सबसे छोटा हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से, ये हमारे साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। साइंस का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पीएच परास क्षारीय मृदा की सूचक है? तो मैं आपको बता देता हूँ, जो पीएच मान है उसके बारे में हमें सिर्फ 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन है, पीएच मान अगर 7 से लेवल पे पूछा गया है तो 7 होने पे तो वो उदासीन होगा, और अगर 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय। तो यहाँ पूछा है क्षारीय मान पूछा है, क्षारीय मृदा के पूछा है। एक सेकेंड, क्षारीय मृदा पीएच मान अगर 7 पे होगा तो उदासीन है, अगर पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 से ऊपर है तो क्षारीय। अब क्षारीय मृदा में तो ऊपर का पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 से ऊपर, तो 7 है तो 7 ऑप्शन नहीं है, 7 पे उदासीन होगा। 7 से ऊपर आप देख सकते हैं 8 से ऊपर, तो इसका ऑप्शन 8 से ऊपर होगा, क्योंकि 7 से ऊपर क्षारीय मान होता है, 7 पे तो सिर्फ उदासीन हो जाता है न्यूटन। तो यह इसका ऑप्शन है डी, 8 से ऊपर, यह हमें ध्यान देना है। उसके अलावा
निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो आप सबको पता है 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो यूएनओ के द्वारा 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी और अभी 2022 में जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था उस टाइम इसकी जो थीम रखी गई थी ओनली वन अर्थ रखी गई थी। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ढिगला भिडरिया नाथद्वारिया है क्या? ये क्या है? मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के, मेवाड़ की दरी पट्टियाँ, ओढ़नियाँ या राजस्व कर? तो ये तांबे के जो सिक्के हैं मेवाड़ रियासत में जो तांबे के सिक्के चलते थे उनको ढिंगला भिंडरिया नाथद्वारिया इसके नाम से जाना जाता था। ये आपको ध्यान देना है। ये सब हमें जो है सिक्के चलते हैं। और जो पगड़ी है उसको पाग, पेचा या बागा कहते हैं। और जो ओढ़नी है उसको पवरी, पोमचा, लहरिया, दामड़ी ये कहते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है। ओढ़नी से और जो पगड़िया है इनसे क्वेश्चन आपका आने की संभावना रहती है, तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की किस सभ्यता में पाया गया है? कालीबंगा, आहड़, बालाथल, बेराट। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, जो बालाथल है उदयपुर के अंदर ही है, उसके अंदर ही 11 कमरों का विशाल भवन माना का जो खोज है वो की गई है। इसमें आहड़ उदयपुर है, इस पर ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पर आपको जो है बिल्कुल ऑथेंटिक ध्यान रखना है। 11 कमरों का विशाल घर बालाथल से प्राप्त हुआ है। बालाथल भी उदयपुर में स्थित है और जो इसकी खोज की गई थी वो 1993 में जो प्रोफेसर VN मिश्र है उनके द्वारा की गई थी। और जो ये बालाथल सभ्यता है ये जो बनास नदी थी उदयपुर में वहाँ पर इसका उत्कर्ष हुआ था, यहाँ पर ये विकसित हुई थी। और जो ये घाटी परियोजना है इसको आहड़ की संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आहड़ की ही ये उप समानांतर सभ्यता थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वेदक सार तथा पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसके द्वारा की गई थी? अजीत सिंह, अभय सिंह, गज सिंह, जोरावर सिंह। तो जो जोरावर सिंह हैं उनके द्वारा वेदक सार और जो पूजा पद्धति है इनकी जो रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटक, बिछायता, चूसराई क्या होते हैं? राजस्थान में स्थानीय करों के नाम, राजस्थान में देशी कपड़ों के स्थानीय नाम, कृषि यंत्रों के नाम या सिंचाई के साधनों के स्थानीय नाम। तो ये हमें जो देखने को मिलते हैं वो है जो राजस्थान में जो स्थानीय कर लगाए जाते थे पहले जागीरदारों शासकों के द्वारा, वो ये नाम है मटक, बिछायत, चूसराई। ये हमें जो राजस्थान के हम प्रशासनिक व्यवस्था बस पढ़ते हैं उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं जो बहुत इजी है, बछावतो, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठियों की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है? जैसलमेर, सीकर, जोधपुर, बीकानेर। तो ये क्वेश्चन सबसे इजी है, ये बीकानेर में स्थित है, आपको ध्यान देना है। रामपुरेचा, गुलेच्छा, बछावतो की हवेलियाँ उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। इसके अंदर हमें जो लाल पत्थर है उसका निर्माण किया गया है और ये बहुत सुंदर हवेलियाँ हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे पूरी दुनिया से जो पर्यटक आते हैं वो यहाँ पे देखने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सुंदर हवेलियाँ देखने को मिलती हैं। कभी मौका मिले तो आप भी जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर। जो पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर है ये जो भूमि शैली है इसका सबसे प्राचीनतम मंदिर है। जो मंदिर है मंदिर को 3 शैलियों में बांटा जाता है, आप सभी को पता है, और उनकी भी कई उपशैलियाँ होती है। जो भूमि शैली है वो नागर शैली की उपशैली है मानी जाती है। और जो ये सबसे पुरानी जो शैली है इसका जो सबसे प्राचीन मंदिर है वो भी पाली के अंदर स्थित सेवाड़ी का मंदिर कहला जाता है, जिसका निर्माण 1010 से 1020 के मध्य किया गया था। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो भूमि शैली का सबसे प्राचीनतम मंदिर हमें देखने को मिलता है वो महानालेश्वर देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं ऑप्शन इस तरीके के सेट करेगा एग्जामिनर कि आपको जो क्वेश्चन आपका सही होने वाला का वो भी गलत हो जाएगा। पाली का जो ये दोनों ही भूमि शैली का मंदिर है और सबसे पुराने मंदिर है, बस फर्स्ट वाला ये है, सेकंड वाला ये है। अब आप इनमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होंगे। और जो भूमि शैली है वो नागर शैली की उपशैली है, मैं आपको बता ही दिया है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, ये दोनों क्वेश्चन भूमि शैली के सबसे प्राचीन मंदिर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इनका जन्म 1482 ईस्वी में बीकानेर के कतरेसर गांव में हुआ था। कतरेसर में इन्होंने 12 वर्ष तक की आयु में तक साधना की। 1506 में इन्होंने कतरेसर में समाधि ली। इनके उपदेश सिद्धू धड़ा व कोड़ा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। तो जो जसनाथ जी है उनने 12 वर्ष तक में साधना नहीं की थी। ये ऑप्शन गलत है और पूछ भी नहीं रहा है। इनका जन्म 1400 ये बिल्कुल राइट है। कतरेसर में 506 में समाधि ये भी सही है। इनके जो उपदेश है वो सिद्धू धड़ा व कोड़ा कहलाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब जो जसनाथ जी है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये बीकानेर के कतरेसर गांव में 1482 ईस्वी में पैदा हुए थे और इन्होंने 12 वर्ष की आयु में ही संन्यास ले लिया था। और जो इनके जो गुरु थे गोरख मलिया,
में गोरखमलिया जो स्थान है बीकानेर के अंदर ही, वहाँ पर इन्होंने कठोर तप किया गया था और इनके द्वारा जो इनके उपदेश दिए गए वो सिंधुदड़ा कोड़ा नाम से कहलाए गए और इन्होंने 1506 ईस्वी में कतरेसर में 24 वर्ष की आयु में ही समाधि ले ली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत बेसिक है, चित्रकला से है। श्रावण प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली से है? तो ये आपको सभी को पता होगा, मेवाड़ शैली से हमें ये देखने को मिलता है। श्रावण प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ है वो मेवाड़ शैली के से हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर हमें जो मालव अपभ्रंश जो जैन कला है उसका भी इसके अंदर हमें उल्लेख देखने को मिलता है। और इसका चित्रांकन किस राजा के काल में हुआ? तो ये महाराणा तेज सिंह के काल में इसका चित्रांकन देखने को मिलता है। उसके बाद ऑप्शन वाले क्वेश्चन जो ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं, सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है मतीराम ललित ललाम, ये बिल्कुल सही है, मतीराम है, उनके द्वारा जो ललित राम इसकी रचना की गई थी। नरहरिदास अवतार चरित, इन्होंने भी नरहरिदास अवतार चरित इसकी की थी। दयाबाई दयाबोध इनके द्वारा की थी। सोमनाथ सुजान चरित्र, ये गलत है, सोमनाथ सुजान चरित्र की रचना जो सोमनाथ है इनके द्वारा सुजान चरित्र की रचना नहीं की गई थी। जो सुजान चरित्र है उसकी रचना सूदन के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान देना है। जो सूदन है, सूदन के द्वारा सुजान चरित्र की रचना की गई थी। इसके अंदर हमें वीर रस की प्रधानता देखने को मिलती है। उसके बाद हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के इंडिया। उसके अलावा एक कल्चर का जलझूलनी एकादशी त्यौहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? अश्विनी शुक्ल एकादशी, ये महीने और समय शुक्ल एकादशी, तो ये तो कन्फर्म है कि शुक्ल एकादशी को ये मनाया जाता है, बट कौन से महीने में मनाया जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ, भाद्रपद में ये हमें देखने को मिलती है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जलझूलनी का त्यौहार मनाया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल या राजा राम मोहन राय? तो ब्रह्म समाज है उनकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। जो आर्य समाज है उनके दयानंद सरस्वती के द्वारा उनकी संस्थापक वो कहलाते हैं। और जो राजा राम मोहन राय है उनको जो भारत का पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। इन्होंने जो मूर्ति पूजा, उपासना, अवतारवाद इनका खंडन किया गया था, एकेश्वरवाद में इनका विरोध किया गया था और आत्मा के मर्ता में ही इन्होंने विश्वास बताया था। इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान देना है। और इनके जो साथी थे देवेंद्र नाथ टैगोर और आचार्य केशव चंद्र, ये इनके साथ जुड़े हुए थे जब इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी? तो जो गणेश महोत्सव है उसका आयोजन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था महाराष्ट्र के अंदर। आपको पता है भारत का सबसे प्रसिद्ध जो गणेश महोत्सव है वो महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाता है और महाराष्ट्र के अंदर ही जो बाल गंगाधर तिलक थे वो महाराष्ट्र के ही थे और इनके द्वारा ही गणेश महोत्सव की शुरुआत 1893 से कर दी गई थी। इनके द्वारा मराठा और केसरी नामक संपादक जो समाचार पत्र है उसका संपादन किया गया था, जिस वजह से इनको जेल में भी जाना पड़ गया था। वो एकमात्र है जिनको पत्रकारिता के कारण जेल में जाना पड़ा, एकमात्र क्रांतिकारी थे, ये भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? सभा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, अरबिंदो? तो इनकी स्थापना भी राजा राम मोहन राय के द्वारा ही की गई थी, जिन्हें भारत का राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, नव जागरण का अग्रदूत, इस तरीके से नामों से इन्हें जाना जाता है। इसकी स्थापना भी इनके द्वारा ही की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधारों में सक्रियता नहीं थे? राजा राम मोहन राय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले या भरतेंदु हरिश्चंद्र? तो मैं आपको बता देता हूँ जो भरतेंदु हरिश्चंद्र है ये सक्रिय नहीं थे, बाकी ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये प्रमुख सामाजिक सुधारक, धार्मिक सुधारक थे जिनके द्वारा भारत में बहुत बड़े स्तर पर काम किया गया था। जो ईश्वर चंद्र जी है, विद्यासागर है, उनके द्वारा 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित करवाया गया था। और जो ज्योतिबा फूले हैं उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया गया था। देखिए जो भरतेंदु हरिश्चंद्र है ये हिंदी साहित्य के पितामह कहलाते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1905 में बंगाल राज्य के विभाजन की घोषणा किसने की? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन? तो जो बंगाल विभाजन है 1905 में उसकी जो घोषणा की गई थी लॉर्ड कर्जन जो वाइसराय था उसके द्वारा
20 जुलाई 1905 के अंदर बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी गई थी, क्योंकि बहुत अधिक जो भारतीय थे उनके विरोध के कारण, बहुत अधिक विरोध के कारण इनके द्वारा उसकी घोषणा कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? 1915, 1906, 1916, 1917। तो ये 1916 में लखनऊ के अंदर मुस्लिम लीग के तो जो नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना और जो कांग्रेस है, इन दोनों के मध्य समझौता हुआ था, और ये समझौता नरम दल व गरम दल का समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और जो 1916 में जो लखनऊ कांग्रेस का अधिवेशन हुई थी, उसकी अध्यक्षता थी वो अंबिका चरण मजूमदार, उनके द्वारा की गई थी। इतना आपको इसमें देखना है, ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रोलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में देश को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय अपमान दिवस, रोलेट एक्ट के विरोध में राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाया गया था? तो ये हमें देखने को मिलता है 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 को जो ये है रोलेट एक्ट था, इसका विरोध किया गया था और उसके विरोध में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया था, जिसका हमें परिणाम भुगतना पड़ा। जलियांवाला बाग हत्याकांड, नरसंहार इसके बाद देखने को मिला था इस विरोध के कारण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकेरी कांड की योजना 1925 में देश के सदस्यों के द्वारा बनाई गई थी। तो राष्ट्रीय कांग्रेस, गदर पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये नहीं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इनके द्वारा काकेरी कांड की अध्यक्षता का काकोरी कांड करवाया गया था और इनके द्वारा ही योजना बनाई गई थी 1925 के अंदर। ये क्वेश्चन आपको देखना है। इसके साथ आपका एक क्वेश्चन और है, वो भी सही कवर हो जाता है। उसके अलावा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको HSR है, का गठन देश वर्ष में अंग्रेजों को उगाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। तो ये आपको ध्यान देना है, जो इसका जो उद्देश्य से गठन किया गया था, ये गठन किया था 1930 के अंदर। 1930 के अंदर नहीं, इसका जो गठन किया गया था 1928 के अंदर हमें देखने को मिलता है। 1928 के अंदर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो थी, उसका गठन किया गया था। इसका जो उद्देश्य था, ये गरम दल के नेता के तौर पे उभरी और इस तरीके से इसके अंदर जो उसका उद्देश्य था, वो अंग्रेज़ों को ताकत के आधार पे उखाड़ फेंकने का इनका उद्देश्य रखा गया था। और जो काकोरी कांड था, वो भी इनके द्वारा ही अंजाम दिया गया था। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जो VD सावरकर है, उनके द्वारा अभिनव भारत की स्थापना गुप्त संस्था के रूप में इनकी स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था अंग्रेजों को गुप्त रूप से भारत को भगाना। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा देश है। तो ये क्वेश्चन भारत की ज्योग्राफी है। भारत की ज्योग्राफी के क्वेश्चन हमें 10 क्वेश्चन भारत की ज्योग्राफी के अब सोल्व करने वाले हैं। उसमें आप देख सकते हैं, इन्होंने जो अक्षांशीय विस्तार है वो हमें इसके अंदर देखने को मिल रहा है, पूछ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, जो सबसे फर्स्ट में मैं आपको बता देता हूँ, जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर आता है। तो अगर उत्तरी गोलार्ध के अंदर आता है तो इसमें दक्षिण हो ही नहीं सकता। तो ये जो ऑप्शन है दक्षिण वाले, ये तो कट ही जाएंगे, क्योंकि उत्तरी होगा, या तो अक्षांश भी उत्तर से उत्तर और देशांतर भी उत्तर से उत्तरी, दक्षिण से दक्षिणी हमें देखने को मिलने हैं। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्वेश्चन इस तरीके के आपको सेट करने हैं। इसमें आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट में 68 डिग्री 7 मिनट या 37 डिग्री 6 मिनट। तो इसका आंसर होगा 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य भारत का जो अक्षांश विस्तार हमें देखने को मिलता है, ये उत्तर आपको ध्यान देना है। इससे आपका क्वेश्चन सोल्व होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाती है? तो ये मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। पलानी पहाड़ी, महेंद्रगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी या शेवरोई की पहाड़ी। तो ये आपको देखने को मिलती है जो नीलगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ी जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है, उन दोनों को एक दूसरे को आपस में मिलाती है। नीलगिरी की पहाड़ी हमें जो देखने को मिलती है वो तमिलनाडु राज्य, जो भारत है उसका तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलती है। और जो इसकी सबसे ऊंची चोटी में देखने को मिलती है डोडा बेटा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, सबसे ऊंची चोटी ये आपको देखना है डोडा बेटा।
इसकी मैं आपके कुल लंबाई भी बता देता हूँ। तो इसकी जो कुल वो है वो 2637 मीटर इसके हमें कुल लंबाई देखने को मिलती है, कुल ऊंचाई देखने को मिलती है, सॉरी 2637 मीटर में इसकी कुल ऊंचाई देखने को मिलती है। और ये जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी जो पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जिसकी जो ऊंचाई है 2637 मीटर हमें देखने को मिलती है। और जो भारत है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर वो अनाईमुड़ी है 2695 मीटर। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पर्वत श्रृंखला में डोडा बेटा की सबसे ऊंची चोटी है। ये क्वेश्चन देखिए आप, एक साथ दो क्वेश्चन आपके हल हो रहे हैं। अगर ये सही है आपका तो ये ऑटोमेटिक आपका सोच है। डोडा बेटा है वो कहाँ पे स्थित है, तो नीलगिरी में, ये आपको मैंने अभी बता दिया। और जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी वो भी डोडा बेटा है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बिलासपुर अवस्थित मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब या हिमाचल? तो जो बिलासपुर बांध है, जो जलाशय बिलासपुर जो जलाशय है मानव निर्मित कृत्रिम जलाशय, वो हिमाचल राज्य में हमें देखने को मिलता है। ये हमें ध्यान देना है। ये सतलज नदी और भाखड़ा नगर परियोजना के कारण बनने के कारण हुआ था, इसका निर्माण हुआ था, यह हमें देखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि से निम्नलिखित में से कौन सी जायद ऋतु की फसल है? सरसों, कद्दू, सोयाबीन, मूंगफली। इन दोनों में चारों में से कौन सी जायद की फसल है? तो मैं आपको बता देता हूँ, जो कद्दू है वो जायद की फसल हमें है, वो जायद की फसल है। जायद की फसलों के अंदर आपको बता देता हूँ मैं, जायद की फसलों के अंदर सब्जी आती है, करेला, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, कद्दू, सभी प्रकार की सब्जियाँ जायद की फसलों के अंदर आती है। रबी के अंदर हमें जो आलू, जौ, सरसों, चना, राई, गेहूँ, मटर ये देखने को मिलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है रबी, तो इसका ऑप्शनल होगा सरसों, ठीक है। उसके अलावा जो खरीफ की फसलें है उसके अंदर हमें मक्का, अरहर, गन्ना, धान, तिलहन, बाजरा, ज्वार आदि, सोयाबीन, ये फसलें देखने को मिलती है। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन आता है खरी, तो खरी का यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है सोयाबीन। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम, रेडियम, थोरियम, मैग्नीज। तो जो केरल है, केरल के जो समुद्री तट है उसमें हमें भरपूर मात्रा में थोरियम देखने को मिलता है। थोरियम की प्रधानता जो केरल के समुद्री तट है उस पर बहुत अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कानपुर, श्रीनगर, डिब्रूगढ़, लखनऊ। तो जो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो जो भारत है, भारत में जो पूर्वी क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति होती है। और जो ये है इसके किनारे जो शहर बसा हुआ है डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित शहर है। इसके अलावा जो बाकी के जो तीन है वो कौन सी नदी पे बस रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लखनऊ गोमती नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है, श्रीनगर है वो झेलम नदी के किनारे, और जो कानपुर शहर है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागार्जुन सागर परियोजना निम्न नदियों में से किस पर निर्मित है? सतलज, झेलम, नर्मदा, कृष्णा। तो नागार्जुन सागर है दक्षिण है, आपको देखना है, दक्षिण के सुपरस्टार नागार्जुन। तो नागार्जुन है वो कृष्णा नदी दक्षिण में स्थित है, तो आपको इस तरीके से ध्यान देखना है। जो नागार्जुन है वो कृष्णा पर है। झेलम श्रीगंगा जम्मू कश्मीर के अंदर है, जहाँ के अंदर आपको कौन सा श्रीनगर जो शहर है वो बसा हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। नागार्जुन सागर, इसके ऊपर हमें अल्लम मट्टी बांध देखने को मिलता है, ये कृष्णा पे बंधा हुआ है। जो उरी परियोजना है, उरी परियोजना झेलम नदी पर बनी हुई है। सरदार सरोवर बांध है गुजरात के अंदर, वो नर्मदा नदी पे बंधा हुआ है। और जो सतलज नदी है उस पर हमें कोल डैम परियोजना देखने को मिलती है। तो ये हमें चारों परियोजना देखने को मिलती है। इसका जो ऑप्शन है वो तो कृष्णा हो ही गया, नागार्जुन कृष्णा नदी पर बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जलवायु को मोटे तौर पर निम्नलिखित के रूप में वर्णित किया गया है। शुष्क और अर्धशुष्क, भूमध्य रेखीय, ध्रुवीय प्रकार या मानसून प्रकार। जो भारत की जलवायु है उसको मानसून प्रकार की जलवायु के अंदर रखा गया है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों को में बांटा गया है? तो जो गंगा नदी है, गंगा नदी का जो तंत्र है, गंगा नदी बेसिन, उसके अंदर 10 राज्य है, उसमें उसको बांटा गया है, ये आपको ध्यान देना है। गंगा की जो अलग सहायक नदियाँ हैं वो भी आप देख सकते हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा,
गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती, ये इस तरीके की नदियाँ जो गंगा की सहायक नदियाँ है, एक तरीके से बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है गंगा नदी तंत्र। 10 राज्यों में हमें देखने को मिलती है और ये बांग्लादेश में मिलाकर ये 2525 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई हमें देखने को मिलती है गंगा नदी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब पॉलिटी के क्वेश्चन है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 17 अक्टूबर 1945, 14 अगस्त 1948, 29 अगस्त 1947 या 9 नवंबर 1946। तो जो प्रारूप समिति है उसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, और जो इसकी गठन किया गया था वो 29 अगस्त 1947 सी इसमें इसका गठन किया गया था। इसके अंदर हमें जो है वो 6 सदस्य, एक तो अध्यक्ष थे और 6 सदस्य थे, इस तरीके से 7 लोग इसके अंदर शामिल थे। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और जो सदस्य थे उसमें हमें देखने को मिलता है एन गोपाल स्वामी अयंगर, आलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी जिन्हें कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के नाम से जाना जाता है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, माधव राव या बी एल राव और डीपी खेतान। जो माधव राव है वो बी एल मित्र थे, उनकी जो मृत्यु हो गई थी उसके बाद माधव राव को रख लिया गया था। डीपी खेतान है, डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टी कृष्णामाचारी है, उनकी मृत्यु हो गई थी, उस बाद डीपी खेतान को लिया गया था। इस तरीके से 6 लोग और एक अध्यक्ष 7 लोग इसके अंदर थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 कॉलम 1 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है कि व्यय का वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा गया है? तो जो व्यय है, व्यय का वार्षिक विवरण दोनों सदनों के बीच लोकसभा व लोकसभा और राज्यसभा में रखा गया है। उसका जो समक्ष है उसका विवरण किसके उत्तरदायित्व किसको सौंपा गया है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष लोकसभा या राष्ट्रपति? तो जो राष्ट्रपति है वो सुनिश्चित करता है कि दोनों सदनों के मध्य ये बिल रखा गया है, वार्षिक विवरण रखा गया है या नहीं। तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह संविधान का भाग नहीं है, यह 1972 सही है, ये ध्यान देना आपको, सही है पूछ रहा है वो। ये संविधान का भाग नहीं है, इसे 1972 में संविधान में एक संविधान संशोधन द्वारा बाद में सम्मिलित किया गया था। इसे संसद में संशोधित नहीं किया जा सकता, यह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करता है। तो इसका जो ऑप्शन हमें देखने को मिलता है डी, यह प्राप्त करने वाले उद्देश्यों को इंगित करता है। ये हमें ध्यान देना है इसके अंदर कि जो इसका डी ऑप्शन है वो पॉलिटी के अंदर इसका डी ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं पॉलिटी का ही, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 कारखाने आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? तो ये भारत के जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार है उससे संबंधित है। केंद्र सरकार, राज्य के नीति में इसका कोई रोल नहीं होता है। जो मौलिक कर्तव्य है वो अधिकार देते हैं हर नागरिक को, हर बच्चे को, नागरिक को कि रोजगार का पर निषेध का जो अधिकार है वो उन्हें सुनिश्चित कराते हैं, जो आर्टिकल 24 में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आप देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? जो अनुच्छेद 274 के अनुसार जो लिखा गया है कि जो कराधान को प्रभावित करते हैं उन विधेयकों के लिए किसकी पूर्व अनुमति लगती है? राज्यसभा के सभापति, केंद्रीय वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो इसका ऑप्शन है वो भी राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंती उसको जो अनुमति है वो मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है? तो इसकी कोई सीमा लागू नहीं है, आप कितनी ही बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवारत हो सकते हैं। इसके बारे में भी कोई संशोधन हमें देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है, जिसका पद किसके बराबर होता है? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, संसद के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य या भारत सरकार के कैबिनेट सचिव? तो जो महासचिव, जो राज्यसभा का महासचिव है उसका पद का ओहदा किसके बराबर रहता है? तो ये आपको ध्यान देना, जो भारत सरकार है उसका जो कैबिनेट सचिव होता है उसके बराबर राज्यसभा के महासचिव का ओहदा या पद रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद पे किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित के द्वारा या लोकसभा के द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा? तो लोकसभा का अध्यक्ष है उसको सिर्फ लोकसभा का जो बिल है
लोकसभा है उसमें पारित प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकता है। या आप देख सकते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या दोनों सदनों में राज्यसभा, उसमें नहीं, सिर्फ लोकसभा में पारित प्रस्ताव के माध्यम से उसे हटाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है। जो चुनाव आयोग है उसका काम कौन सा नहीं है। तो चुनाव चिन्हों का आवंटन, ये भी चुनाव चिन्हों का आवंटन भी उनके द्वारा की जाती है, चुनाव की तारीख भी उनके द्वारा तय की जाती है, चुनाव को निष्पक्ष रूप से कराने का कार्य भी उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन ये उनके अंदर नहीं आता है, तो इसका ऑप्शन भी डी होगा। उनके अंदर ये ऑप्शन नहीं, उनके पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि वो उम्मीदवारों को चुने। उम्मीदवार कोई भी हो, उम्मीदवार चुनाव में खड़ा हो सकता है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 80 भारतीय संविधान। इसके बाद हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। हमने राजस्थान, जीके, इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, प्लस इंडियन ज्योग्राफी, इसके क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद हम साइंस, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और करंट के क्वेश्चन देखने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज हमारा पॉलिटी का। भारतीय संविधान का 100वां संशोधन प्रदान करता है जीविका की सुरक्षा और फेरी वालों का विनियमन, भारत द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करना और बांग्लादेश में कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण। तो जो 100वां संशोधन है उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करना और बांग्लादेश में कुछ क्षेत्र है उसका हस्तांतरण करने को हमें देखने को मिलता है, तो ये ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके पहले मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, उसके बाद इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं साइंस से। साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। समतल दर्पण द्वारा बनाए जाने वाला प्रतिबिंब सदैव डैश होता है। समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा, सीधा, झुका या मुड़ा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो समतल दर्पण है वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब का निर्माण करता है। सीधा प्रतिबिंब समतल दर्पण के द्वारा सीधा प्रतिबिंब बनाया जाता है, क्योंकि जो समतल प्रतिबिंब है उसके ऊपर जो समतल दर्पण पे जो कांच है उसके ऊपर जो वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब बनता है उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है। इस वजह से जो उसका जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनता है, इतना आपको ध्यान देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर, उनकी गुप्त ऊष्मा पर, उनके ताप पर या उनके स्पर्श के क्षेत्रफल पर। तो जो दो निकायों के मध्य जो ऊष्मा प्रवाहित होती है उसकी दिशा उनके ताप पर निर्भर करती है, ये आपको ध्यान देना है। उसके ताप पर ही उसके दोनों ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं। पशु और पौधे, यहाँ मानव नहीं है, इतना ध्यान देना है आपको। पशु और जो पौधे हैं उनके मध्य के संबंध को किसके अंदर देखा जाता है, पारिस्थितिक विज्ञान, नरजाति विज्ञान, वंशावली विज्ञान या प्रतिमाशास्त्र विज्ञान। तो ये आपको बता देता हूँ, जो पारिस्थितिक विज्ञान है, इकोलॉजी साइंस, उसके अंदर जो पौधे और जो पशु है उन दोनों के मध्य के संबंध का अध्ययन किया जाता है। और इसका जो पारिस्थितिक शब्द है इसका सर्वप्रथम उपयोग भी प्रयोग जो किया गया था वो 1866 में जो जर्मनी के जो वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हैकेल, उनके द्वारा इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। उसके बाद आप एक देख सकते हैं, एक फूड चार्ट दे रखा है जिसमें आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला में एक्स की संभावना कड़ी को समझाइए। घास है, घास को कीट खाते हैं, कीट को मेढक खाते हैं, मेढक को कौन खाता है और कौन को गरुड़, एक्स खाता है और एक्स को गरुड़ कहते हैं। अब ये एक्स कौन है तो मैं आपको बता देता हूँ, जो एक चार्ट श्रृंखला है उसमें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट में घास या पौधे रहते हैं जिसका जो खाया जाता है वो कीट के द्वारा खाया जाता है, जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। और जो कीट है, कीट को मेढक के द्वारा खाया जाता है, जो सेकंड श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। और जो मेढक है, मेढक को सांप के द्वारा खाया जाता है। सांप हो सकता है सांप के द्वारा खाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन भी सांप हमें देखने को मिलने वाला है। और सांप थर्ड जो श्रेणी का है उसका उपभोक्ता कहलाते हैं। और जो सांप है उसका भी जो भक्षण किया जाता है वो गरुड़ या बाज के द्वारा किया जाता है। जो गरुड़ बाज है वो उच्च मांसाहारी के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से इसकी सीरीज है, आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं तो। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ओजोन परत से, वनों का जलना, समुद्री जल का प्रदूषण या खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों को सीमा पार स्थानांतरण। तो जो बेसल प्रोटोकॉल है इसका आपको ध्यान देना है, जो खनिज खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका सीमा पार जो स्थानांतरण किया जाता है उसका जो संबंध है वो बेसल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान देना है।
बेसल प्रोटोकॉल स्विट्जरलैंड में 1879 है, उस समय इसका स्टार्ट हुई थी। इसके अंदर जो खतरनाक जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसका निपटारा पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, इतना आपको ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्न इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण, पानी को भाप में परिवर्तन करना, दूध से दही बनना या ताप कोयला। तो जो पानी है, पानी का भाप का परिवर्तन करना, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। और जो ऊर्जा का कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण, ये दूध से दही बनना, ताप का कोयला, ये इसका अंदर आपको देखने को मिलते हैं। बट जो है पानी का भाप में बनना, ये इसका रूपांतरण हमें, रासायनिक रूपांतरण हमें देखने को नहीं मिलता, बल्कि ये भौतिक रूपांतरण देखने को मिलता है, जिसके अंदर पानी का भाप में बन जाना, तौलियों का पानी में सूख जाना, ये भौतिक परिवर्तन है। और जो दूध से दही का बनना, ताप कोयला, ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का, ये रासायनिक परिवर्तन, इतना आपको ध्यान देना। उसके बाद जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फोक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित कर देता है? सल्फेनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या साइट्रिक एसिड। तो इसका ऑप्शन है सल्फेनिक एसिड। सल्फेनिक एसिड जो अमीनो एसिड सल्फाइड है उसको एसिड में परिवर्तित कर देता है, वो एसिड है सल्फेनिक एसिड प्याज में, जिस वजह से हमारे आँखें उसमें से आंसू निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि जो आँख है, आँख के अंदर एक लेक्रिमल ग्लैंड आंसू ग्रंथि होती है जो परेशान हो जाती है, उस वजह से उसमें आंसू आना स्टार्ट हो जाता है। ईसीजी किससे संबंधित है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, कोरोनरी ग्राफ या ग्राम। तो जो ईसीजी है उसका संबंध आपको पता ही है, जो हार्ट है, हार्ट की जांच के लिए होता है। इसका फुल नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। और जो इसका संबंध हमें देखने को मिलता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये इसका ऑप्शन हमें देखने को मिलता है ए। इसके अंदर हमें जो हार्ट है उसकी जांच की जाती है, ठीक है, जिसके अंदर वो आपको पता है कि जो मरीज है उसके ऊपर वो लगा दिए जाते हैं और उससे उसकी जो जांच है निकल के आ जाती है, ग्राफ के तौर पे बन के आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, शुष्काशीपाक विटामिन की कमी के कारण होता है। शुष्काशीपाक किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ए, के, डी या सी? तो जो शुष्काशीपाक है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए के कमी के कारण रतौंधी और जीरोफथेलीमिया इस तरीके के रोग देखने को मिलते हैं। B1 विटामिन के कारण बेरी रोग देखने को मिलता है। विटामिन B2 के कारण किलोसिस रोग देखने को मिलता है। विटामिन B3 के कारण पिलेग्रा रोग देखने को मिलता है। और इसी तरीके से जो विटामिन के है, विटामिन के दौरान रक्त का जो थक्का बन जाता है वो विटामिन के की कमी के कारण होता है। और जो विटामिन सी है उसके अंदर स्कर्वी रोग हमें देखने को मिलता है। फिर एक क्वेश्चन, मानव शरीर में पानी की कमी के कारण डैश हो सकता है। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन। पानी की कमी के कारण मानव शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन की संभावना हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से डॉक्टर हमें ORS का घोल पीने के लिए बताता है, ये हमें ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। अब उसमें आप देख सकते हैं, उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाले व्यय किस प्रकार के व्यय के उदाहरण हैं? राजस्व व्यय, उत्पादन व्यय, निवेश व्यय या पूंजीगत व्यय। तो जो उत्पादक क्षमता है वो राजस्व व्यय, उनके द्वारा उत्पादक क्षमता बढ़ाई जाती है। एक सेकेंड, उत्पादक क्षमता बढ़ाई जाती है, सॉरी राजस्व व्यय नहीं, निवेश व्यय। यहाँ उत्पादक क्षमता पूछी है ना, उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाले तो निवेश व्यय के दौरान जब हम निवेश करते हैं उससे जो हमारा उत्पादक है उसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं अपन, भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिज़ाइन किया था? संतोष कुमार, YV रेड्डी, उदय कुमार या डॉक्टर रंगराजन। तो उदय कुमार के द्वारा जो भारतीय मुद्रा है उसका नए डिज़ाइन का वो डिज़ाइन दिया गया था। और जो उदय कुमार है ये कौन है, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर है IIT गुवाहाटी के अंदर ये असिस्टेंट प्रोफेसर है। फिर एक करंट का क्वेश्चन, PMGY का पूर्ण रूप क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री गुरुकुल योजना या गरीब योजना। तो जो इसका ऑप्शन है वो देखने को मिलता है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना इसकी फुल फॉर्म है। इसका जो शुरुआत है वो 2000 में की गई थी, सन 2000 में। इसका जो उद्देश्य में देखने को मिलता है प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल, आवास, पक्की सड़कें, ये सब ग्रामों के अंदर उपलब्ध कराना, ये इसकी योजना है जो प्रधानमंत्री के द्वारा चालू की गई थी।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ARDC नाबार्ड की एक शाखा है। ARDC का पूरा नाम, ARDC का पूरा नाम पूछा है तो इसका पूरा नाम आपको जो देखने को मिलता है कृषि पुनर्वर्तित और विकास निगम, इसे इसका पूरा नाम देखने को मिलता है। जो अपन बोलते हैं इंग्लिश में एग्रीकल्चर रिफाइनेंसी एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका नाम देखने को मिलता है। जो ये नाम दिया गया था ये 1975 में दिया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और जो ये है नाबार्ड है उसकी एक शाखा है जो क्वेश्चन में दे रखा है। ऐसी स्थिति जिसमें सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है क्या कहलाती है? तो जो वित्त की कमी है, वित्त की कमी कम होने की वजह से जो सरकार है उसका जो खर्चा है वो जो जितना उनका बजट है उससे अधिक हो जाता है वित्त की कमी होने की वजह से, तो इतना आपको जानना है। उसके बाद कंप्यूटर के क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर की सभी अंकगणितीय एवं तार्किक परिचालन द्वारा किया जाता है ALU, CU, रजिस्टर, ये इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हमें देखने को मिलता है ALU के अंदर ALU है, इसका जो कंप्यूटर के अंदर होती है इसका जो उपयोग है वो अंकगणित और तार्किक है, उनका जो कार्य है वो सोल्व करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर मॉनिटर को किस नाम से जाना जाता है? DUV, VDU, VDU या VBD? तो जो VDU के नाम पे है, जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसकी फुल फॉर्म है, उसका उपयोग कंप्यूटर मॉनिटर के नाम से भी जाना जाता है इसको। इनपुट डिवाइस का उदाहरण है हेडफोन्स, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड या वेबकैम। तो जो इनपुट डिवाइस पूछा है तो इनपुट वेबकैम इनपुट डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, लिनक्स एक है उच्च स्तरीय भाषा, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर या असेंबली। तो जो लिनक्स है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपको ध्यान देना है। लिनक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सभी के लिए निःशुल्क रहता है और जो इसका निर्माण है 1991 में किया गया था। और निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एंड्रॉयड, विस्टा, iOS या ओपेरा। तो इसका जो ऑप्शन है ओपेरा एक इंटरनेट ब्राउज़र है और जो विस्टा, एंड्रॉयड और iOS है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे फ़ोन या लैपटॉप है वो ऑपरेट किए जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए, चौक, मार्कर, पुस्तक या पेन। तो आप देख सकते हैं मार्कर, पेन और चौक, इनके द्वारा तो लिखा जाता है और जो पुस्तक है उसके द्वारा सिर्फ पढ़ा जाता है। तो ये तीनों तो एक समान है बल्कि पुस्तक इससे भिन्न है, तो इसका आंसर होगा पुस्तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आता है। 5, 10, 17, 26 और ऑप्शन दे रखा है कि कोष्टक है कि इसके आगे क्या आने वाला है। तो आप देख सकते हैं जो 5, 10 है, 5, 10 के जो मध्य संख्या में देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है 7, ठीक है। और जो 10, 17 है उसके अंदर हमें देखने को मिलती है 7, 5, सॉरी एक सेकेंड इसको अच्छे से सुनो, 5, 10, 17, 26, तो 5, 10 है, 5, 10, 17 और 26। तो जो 5, 10 है इसके मध्य जो हमें जो संख्या देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है 5, और जो 10, 17 है इसके मध्य में जो संख्या देखने को मिलती है 7, और जो 17 और 26 है उसके मध्य में देखने को मिलती है 9। तो आप देख सकते हैं 5, 7, 9 इस तरीके से। अब 26 के आगे पूछा है तो 9, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा 11। अब 26 में 11 जोड़ दीजिए, तो 26 में 11 जोड़ देते हैं तो 37 आ जाते हैं, 37 जाके निकल के आ जाता है। और ऑप्शन में अगर 37, हाँ ये 37, इस तरीके से सेक्शन 102 क्वेश्चन का आंसर ए 37 है, ठीक है। हर इसमें आपको सिर्फ विषम संख्या जोड़नी है, 5, 10, 7, 10, 7, 5, 10 में 5 है, 10, 17 में 7 है और 7 इसमें 9 है, उसके बाद 11 है और 11 जोड़ने के बाद 37 आंसर निकल के आ जाता है। उसके बाद आप एक क्वेश्चन फिर देख सकते हैं, किस विशेष कूट भाषा में रेवाड़ी को TGYCTK के रूप में लिखा जाता है? तो दिल्ली को उसी भाषा में किस रूप में लिखा जाएगा? तो आप देख सकते हैं जो रेवाड़ी है उसको TGYCT कहते हैं। तो आप इसमें कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको इतना करना है कि जो रेवाड़ी है इसके जो अल्फ़ाबेट है इसमें सिर्फ आपको 2 एक्स्ट्रा जोड़ देने हैं और इसी प्रकार से आपको दिल्ली में जोड़ सकते हैं। तो आर है, आर में अगर 2 अल्फ़ाबेट जोड़ते हैं तो आर के बाद एस और टी आ जाता है, तो यहाँ टी देखने को मिल रहा है। ई के बाद एफ और जी 2 जोड़ दें तो जी आ जाता है, डब्ल्यू के बाद 2 जोड़ ले तो वाई आ जाएंगे, ए के बाद 2 जोड़ते हैं सी आ जाता है, आर के बाद 2 जोड़ते हैं टी आ जाता है, आई के बाद 2 जोड़ते हैं क्या आ जाता है।
तो ऐसे दिल्ली में दो दो जोड़ लीजिए। तो दिल्ली में अगर अपन दो जोड़ते हैं दी में, तो डी का ई एफ बन जाता है, ई का ई एफ दो जोड़ते ही ई एफ, तो उसका आ जाता है, सॉरी ई का एफ और जी, तो जी आ जाता है, डी का तो आ जाता है एफ और ई में दो जोड़ लो तो एफ और जी आ जाता है, एल में आप जोड़ लो तो एम और एन आ जाता है, एच में आप जोड़ लो तो आई और जे आ जाता है, और जो आई है आई में आप जे के जोड़ लो तो क्या आ जाता है, तो एफ जी एन जे के, इस तरीके से मिलता है। अब अगर ये ऑप्शन में है तो देखिए, तो इसमें ऑप्शन में आप देख सकते हैं 104वां क्वेश्चन अब देख सकते हैं आप। इसके बाद आपके मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, या आप अपने स्तर पे कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यशोदा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है, स्वर, विसर्ग, व्यंजन या दीर्घ। तो यशोदा है, उसका संधि विच्छेद करते हैं, तो इसके अंदर हमें जो देखने को मिलती है वो संधि देखने को मिलती है विसर्ग संधि हमें इसके अंदर देखने को मिलती है कि यशोदा है, उसका संधि विच्छेद अपन करते हैं तो वो इस तरीके से निकल के आता है, यश धन दा बराबर यशोदा। इसी तरीके से एक दूसरा शब्द भी हम देखने को मिलते हैं मनोरथा। मनोरथा के अंदर भी मना धन रथ मनोरथा नहीं मनोरथ, ये देखने को मिलता है। और इसका जो आपको जो रूल देखने को मिलता है, नियम देखने को मिलता है, तो वो ये होता है कि जैसे विसर्ग के पूर्व में अगर आ आता है, जैसे यशोदा में यश श में आ जाता है, और जो उसका स्पर्शी व्यंजन है वो तीसरा चौथा पाँचों वर्ण का व्यंजन हो जाता है, तो जो ह आए तो अ और विसर्ग है तो उसमें जो औ में बदल जाता है, वो इतना आपको ध्यान देना है, यह हर एक में देखने को मिलता है, वो औ में बदल जाता है। ठीक है, तो औ में बदल जाता है, तो यश ये विसर्ग है, ये औ में बदल जाएगा, तो ये हटा दिया जाए तो ओ हो जाता है, और इसमें औ की मात्रा लग जाती है, और इस प्रकार से यशोदा बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है। कारक से क्वेश्चन है, अपादान कारक, करण कारक, अधिकरण कारक या संप्रदान कारक। तो वस्त्र दो, तो यह को आ रहा है इसके बीच में, तो आप देख सकते हैं संप्रदान कारक इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। संप्रदान कारक में हमें को, के लिए, के हित, के वास्ते को देखने को मिलता है, तो इस तरीके से इसके अंदर को आ रहा है, तो इसका आंसर होगा संप्रदान कारक। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास देखने को मिलता है। अवयवी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या दीर्घु। तो इसके अंदर जो हमें देखने को मिलता है वो तत्पुरुष समास देखने को मिलता है मुंह तोड़ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। प्रत्यर्पण, संगम, विमोचन, क्रोध। तो ये सब तो आपको याद होगा, क्रोध है वो उपसर्ग रहित है, बाकी के जो शब्द है वो उसके अंदर हमें उपसर्ग देखने को मिलता है। प्रत्यर्पण का अगर अपन संधि विच्छेद करते हैं तो प्रति प्लस अर्पण देखने को मिलता है। संगम है, संगम में सम धन देखने को मिलता है, सम विमोचन, इस प्रकार से संगम में सम देखने को मिलता है, और विमोचन उसमें भी देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द केवट शब्द का अर्थ नहीं है। निपुण, धीवर, माझी या मल्ला। तो इसका जो अर्थ नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो नहीं में तो निपुण आएगा, निपुण इसका अर्थ नहीं है। बाकी धीवर, मल्ला, माझी ये सभी केवट के उदाहरण देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द तिमिर का विलोम है। अंधकार, किरण, उजाला, प्रकाश। जो तिमिर है उसका जो विलोम शब्द है वो प्रकाश देखने को मिलता है तिमिर को। ठीक है, क्योंकि जो तिमिर का दूसरा अर्थ निकल के देखने को मिलता है वो आता है तिमिर के अंदर हमें देखने को मिलता है अंधकार, तो अंधकार का उल्टा प्रकाश हमें देखने को मिलता है। ठीक है, 122वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इनमें से कौन सा शब्द घट शब्द का अर्थ नहीं है। मन, शरीर, घड़ा या समूह। तो जो समूह है वो घट का अर्थ नहीं है, बाकी जो मन है, शरीर है, घड़ा है, ये इसके अनकार्थी शब्द में हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है। जिस निर्देशक चिन्ह में निर्देश दिया जाता है तो वो इस ये वाला चिन्ह निर्देशक चिन्ह कहलाता है, ए वाला ये निर्देशक चिन्ह कहलाता है। और जो बाकी का जो चिन्ह देखने को मिलते हैं अपन को, जिसमें आप देख सकते हैं ये वाला चिन्ह विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाता है, और जो ये कोष्टक वाला चिन्ह हमें इंग्लिश में बोलते हैं उसको अवतरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित प्रश्न में 4 विश्लेषणों में से विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूप से वर्ण विच्छेद करता है। कर्पण में हम देख सकते हैं री की मात्रा आती है, तो ये तो होगा ही नहीं, और कर्पण में ये तीनों में देखने को मिल रही है। इसमें भी आपको देखने को मिलती है क आधा आता है, तो इन दोनों में क पूरा आ रहा है, तो ये दोनों भी नहीं होगी। और ये क आधा री कर
प आधा और आ तो पूरा प बन जाता है, ड आधा और आ देखे द बन जाता है। इस तरीके से इसका जो आंसर है वही देखने को मिल जाएगा। ये आपको बस इतना सा बेसिक सा ध्यान देना रखोगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आराम से कवर हो जाएंगे। ऑर्डर ऑफ मेरिट को का हिंदी पर्याय कौन सा है? योग्यता क्रम, प्राथमिकता क्रम, वरिष्ठता क्रम या पूर्वता क्रम। तो जो ऑर्डर ऑफ मेरिट है उसको हिंदी में क्या कहा जाता है? तो उसको योग्यता क्रम के नाम से जाना जाता है। प्राथमिकता क्रम आ जाता है तो प्राथमिकता क्रम को इंग्लिश में ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के नाम से जाना जाता है। वरिष्ठता में ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान देना है। पंच की दुहाई मुहावरे का अर्थ है झगड़ा करना, क्रोधित करना, प्यार करना, सहायता की पुकार। पंच की दुहाई, दुहाई आ गया मतलब ये समझ लो कोई पुकार सहायता मांग रहा तो सहायता की पुकार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देता है? ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दिया है। भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो संसदीय राजभाषा समिति है उसकी सिफारिश पर आदेश दिया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। अनिल का हवा होता है, आग का नल होता है, ये बिल्कुल सही है। अली का भोरा होता है और अली का सखी होता है, ये भी सही है। आदि का आरंभ होता है और आदि का अभ्यस्त होता है। और जलज का कमल और जलद का समुद्र होता है। तो जो मैं आपको बता देता हूँ, जलज का तो कमल होता है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन जलद का समुद्र नहीं होता, जलद का बादल होता है। इतना ध्यान देना आपको। इस तरीके के क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं क्योंकि इसमें सभी लोग सही है। इसमें नहीं पूछा है कौन सा है, तो इसमें जलज का तो कमल होता है, पर जलद का जो वो अर्थ देखने को मिलता है वो बादल देखने को मिलता है, ना कि समुद्र। तो ये आपको देखने को मिलता है, तो ये इसका आंसर डी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 129वां क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? चंद्रगुप्त के विभिन्न नाम है, चंद्रगुप्त के कई नाम है, चंद्रगुप्त के विविध नाम है और लास्ट चंद्रगुप्त के कई नाम है। तो इसमें हमें जो देखने को मिलता है चंद्रगुप्त के कई नाम है। ये क्वेश्चन सही हो सकता है, डी वाला ऑप्शन इसका सही देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त के कई नाम है, ये बिल्कुल सही शुद्ध वाक्य हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा सकता है तब उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है परिपत्र। परिपत्र के अंदर क्या होता है कि जो कोई सरकारी पत्र है, कार्यालय ज्ञापन है, उसको एक से अनेक परिस्थितियों के द्वारा के पास। उसके बाद आपका क्वेश्चन है पैसेज वाला। पैसेज पढ़िए और पैसेज का आंसर दीजिए। जिसमें आप देख सकते हैं, What made men dreams of flying in the sky? Flight of aeroplane, flight of birds, flight of smoke। जो आदमी है उसका सपना होता है आकाश में उड़ने का, किसके प्रकार, किस तरीके से? तो इसका आंसर होता है पक्षियों की तरह। सेक्शन बी, सॉरी बी ऑप्शन, फ्लाइट्स ऑफ बर्ड्स, उसका सपना होता है फ्लाइट। राइट ब्रदर जिनके द्वारा एरोप्लेन का निर्माण किया गया था, उनके द्वारा किसका निर्माण किया गया था? फ्लाइंग मशीन का निर्माण किया गया था। लियोनार्डो दा विंची कहाँ से संबंधित थे? इटली से संबंधित थे, जिनके द्वारा मोनालिसा पेंटिंग बनाई गई थी। ग्लिडर कैन रिमाइन द एयर ओनली एज अ लॉन्ग। तो इसका जो आंसर हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है सी, द करंट एयर सपोर्ट। ए बलून राइज अप द पावर ऑफ। एक बलून किससे उड़ता है? तो हॉट एयर से उड़ता है, पेट्रोल डीजल इंजन से नहीं उड़ता है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं करंट से। सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पर कहाँ स्थापित किया गया? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में ये स्थापित किया गया था। ठीक है। निर्माण श्रमिकों के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से की गई थी? तो ये इसकी शुरुआत की गई थी नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, उस वहाँ से इसका निर्माण की शुरुआत की गई थी। और इसका जो निर्माण किया गया था, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया, उनके द्वारा 6 जुलाई 2022 में इसका निर्माण की घोषणा की गई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका ऑप्शन है ए पंजाब। पंजाब के अंदर उन्होंने होमी भाभा कैंसर अस्पताल का और अनुसंधान केंद्र का निर्माण किया गया, उद्घाटन किया है, जिनका नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी भाभा जहांगीर के ऊपर रखा गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 149, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अगस्त 2022 में गुस्तावो पेट्रो निम्नलिखित में से किस दक्षिण अमेरिका देश की पहले वामपंथी राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कोलंबिया, चिली। तो कोलंबिया।
इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ जो करंट के क्वेश्चन है वो मैंने पुराने ऐड किए गए हैं। इसमें मैं एक सीरीज़ बनाऊँगा जिसमें आपको लेटेस्ट करंट के क्वेश्चन इसके अंदर पूरे करा दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारत ने हाल ही में किस रोग के परीक्षण के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पहली RT-PCR किट का शुभारंभ किया? तो मंकी पॉक्स के लिए इसका निर्माण किया गया था। तो इस प्रकार से हमने मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चन को छोड़ते हुए बाकी सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्व किया है। इंग्लिश और मैथ्स, रीजनिंग के क्वेश्चन आप अपने स्तर पे कर लीजिए। बाकी राजस्थान जीके, पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, हिंदी और करंट के क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे से इस तरीके से जिस तरीके से आज हमने डिस्कस किए इस प्रकार से हमें सारे मॉडल पेपर में सोल्व कराता रहूँगा। बस आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में सेकंड मॉडल पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।